बात करेंगे आज हम एक ऐसे बंदे के बारे में जिसको मेडिकल की फील्ड से टेंशन थी और वो मेडिसिन नहीं लेना चाहता था और वो देसी दवाइयों के ऊपर भरोसा रखता था। तो चलें आज एक ऐसे बंदे की बात करते हैं कि देसी दवाइयों ने फिर उसका कैसे इलाज किया, जाके जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। हम बात कर रहे हैं राजीव की। 1967 को पैदा हुए उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िला में इलाहाबाद भोपाल में पैदा हुए राजीव। नाज़रीन ग्रामी, ये कौन शख्स था और आज हम इसकी स्टोरी क्यों बयान कर रहे हैं और इसको किसने कत्ल किया और कैसे ये कत्ल हुआ, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। नाज़रीन, राजीव जो था वो एक पढ़ा लिखा नौजवान था। उसने डिग्री काफ़ी हासिल करी और साइंस में भी काफ़ी अच्छे उसने नंबर हासिल किए। उसके बाद उसने इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग करने के बाद वो साइंसदान के तौर पे काम करना शुरू हो गया। चूँकि वो साइंस में भी दिलचस्पी रखता था, इंजीनियरिंग भी कर रखी थी, इसलिए उसे एक अदारे का प्रेसिडेंट बना के बाहर के मुल्क भेजा गया ताकि वो अपनी स्पीच दे सके। नाज़रीन, जब वो स्पीच देने गया तो उसने नोटिस किया कि सभी लोग अपनी अपनी ज़बान में ही स्पीच दे रहे हैं। तो उसने अंग्रेज़ी में स्पीच देने की कोशिश करी तो वहाँ पे जो मैनेजमेंट थी वहाँ के लोगों ने बोला कि सर आप हिंदी में स्पीच दें। तो राजीव ने बोला कि मैं अगर हिंदी में स्पीच दूंगा तो ये सभी लोग तो इंग्लिश को जानते हैं, इनको पता नहीं चलेगा। तो उन लोगों ने बोला कि सर हमने ट्रांसलेट का इंतज़ाम कर रखा है, आप अपनी ही मादरी ज़बान में स्पीच दें, ये सब लोग समझ जाएंगे, ट्रांसलेट का इंतज़ाम है। तब उसको समझ आई कि अपनी ही ज़बान में स्पीच देनी है और ये लोग अपनी ही ज़बान के ऊपर भरोसा रखते हैं। पार्टी ख़त्म होने के बाद भी वो काफ़ी लोगों से मिला। मिलने के बाद उसे इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा पता चला कि ये लोग अपने ही मुल्क की चीज़ों को बनाई हुई को पसंद करते हैं और अपनी ही मादरी ज़बान के ऊपर यकीन भी रखते हैं। तब वो वापस आया। वापस आके उसका ज़हन चेंज हो गया। उसने आके इंडिया में ये कहना शुरू कर दिया कि ये जो अंग्रेज़ आए थे इंडिया में, ये जितनी कंपनियां बना के गए हैं ये सारी इंडिया को लूट के खाई जा रही है। तकरीबन कोई 5000 कंपनियों के ख़िलाफ़ उसने बात करनी शुरू कर दी और साथ उसने लोगों को बताना शुरू कर दिया कि इनके बदले में आप इंडिया के ही मसाले इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडिया की ही मेडिसिन बनाई इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप जो मेडिसिन बाहर के मुल्क से आती हैं आप इसको यूज़ ना करें बल्कि आप देसी टोटके इस्तेमाल करें। ऐसे ऐसे इसने प्रभाषण देने शुरू कर दिए कि लोगों को इसके ऊपर यकीन आना शुरू हो गया। इसने हुकूमत के ख़िलाफ़ भी बोलना शुरू कर दिया। नाज़रीन, ये ऐसे लेक्चर देता कि जो बंदा इसका लेक्चर सुनता, एक दफ़ा वो इसका लेक्चर सुनता तो वो सुनने ही बैठ जाता। लोगों को इसकी बातों के ऊपर यकीन आना शुरू हो गया। ऐसे ही इसने अलग अलग ज़िलों में जाके अपना भाषण देना शुरू कर दिया। इसने सबसे पहले 2-3 चीज़ों को पकड़ा। सबसे पहले इसने बोला कि ये जो अंग्रेज़ी ज़बान है, अंग्रेज़ तो चला गया लेकिन अंग्रेज़ी ज़बान इंडिया में छोड़ के चला गया, ये नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले अंग्रेज़ी ज़बान को बंद करो, यहाँ पर हिंदी ज़बान जो है वही ज़बान होनी चाहिए। उसके बाद ये जो मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बना दिया और जवाहरलाल नेहरू जो था उसने ये बंटवारे का सारा जो काम किया, इनके ख़िलाफ़ भी ये बोलता था, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी ये बोलता था। तो ऐसे ही इसको काफ़ी सियासतदानों से भी प्रॉब्लम थी। अक्सर ये हुकूमत के ख़िलाफ़ भी बोलता था कि ये जो टैक्स लेते हैं, ये टैक्स नजेज़ लेते हैं, ये भी अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कानून है। ऐसे ही ये एक तकरीर में हुकूमत के ख़िलाफ़ बोल रहा था कि हुकूमत ने गिरफ़्तार कर लिया। हुआ कुछ यूँ था कि एक तकरीर ये करने गया तो वहाँ पे एक फॉर्मर बार का बंदा आया जो कि हुकूमत का मेहमान था। तो ये अपने साथियों के साथ एयरपोर्ट में गया और एयरपोर्ट में जाके इसने उसको पीट डाला। पीटने के बाद उसको वहाँ से ही उसने वापस भेज दिया। वो रनवे के ऊपर भाग के चला गया, जहाज़ के ऊपर बैठा और वहाँ से वापस चला गया। हुकूमत ने गिरफ़्तार कर लिया। गिरफ़्तार करने के बाद तिहाड़ जेल में भेजा गया। अब जब ये तिहाड़ जेल में गया तो वहाँ पर जेल के कर्मचारियों ने बोला कि आप अपने कपड़े उतारिए। तो इस बंदे ने पूछा राजीव ने कि कपड़े क्यों उतारने। उन लोगों ने बोला कि आपके जिस्म के ऊपर जितने भी निशानात हैं हम लोगों ने चेक करने हैं। तो राजीव ने बोला अगर आपने निशानात चेक करने तो आप मुझे बताएं, मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन जेल की जो इंतज़ामिया थी उन लोगों ने बोला कि नहीं, हमने खुद ही आपके कपड़े उतार के चेक करना है। यूँ नाज़रीन ग्रामी, कपड़े उतारने से इनकार कर दिया गया। राजीव ने जेल का जो मेन्यू था वो मंगवा लिया। मेन्यू पहले तो वो कोई दे नहीं रहा था। जेल का सुपरिटेंडेंट आया, काफ़ी ज़्यादा बहस हुई। बहस होने के बाद मेन्यू दिया गया तो मेन्यू का पता चला ये तो अंग्रेज़ों ने ही कानून बनाया था। तब उसने जेल में इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना शुरू कर दी।
तो नाज़रीन ग्रामी, ये एक तरीके की कैदियों के हक़ में ही आवाज़ थी। कैदी कोई भी नंगा नहीं होना चाहेगा। तो जेल में कैदियों ने साथ देना शुरू कर दिया, बाहर लोग साथ देना शुरू कर देते थे। ऐसे ही ये जेल से जब रिहा होकर बाहर आया तो बाहर इसकी मुलाकात बाबा रामदास से हुई। अब बाबा रामदास को तो आप जानते ही हैं। बाबा रामदास का भी कुछ यही विचार थे कि हिंदी भाषा होनी चाहिए, आप लोगों को सब्जियों का सेवन करना चाहिए, इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए, बाहर की कंपनियों को बैन करना चाहिए, इंडिया की ही प्रोडक्ट्स इंडिया में चलनी चाहिए, इंडिया को अपनी ही भाषा के ऊपर इत्मीनान होना चाहिए, अपना ही तलीमी निज़ाम होना चाहिए, सब कुछ वगैरह वगैरह। इन दोनों की सेम सिचुएशन मिलती थी। तो इन दोनों ने मिल के एक ट्रस्ट खोला। ट्रस्ट के लिए इन लोगों ने पूरे मुल्क में घूम फिर के चंदा जमा करना था। ये जो बाबा रामदास साहब, इसने इस काम के लिए राजीव को लगा दिया कि तुम चंदा जमा करो, हम मिल के एक पार्टी बनाएंगे, फिर हुकूमत में जाएंगे तो हम अपने फ़ैसले अपने तरीके से करेंगे। यूँ उस पार्टी का प्रेसिडेंट, उस चंदा जमा करने का भी प्रेसिडेंट इस राजीव को भी बाबा रामदास ने बना दिया। अब होता कुछ यूँ है कि राजीव जो होता है वो एक ज़िले से दूसरे ज़िले, दूसरे ज़िले से तीसरे ज़िले लोगों से चंदा इकट्ठा करता है। चंदा इकट्ठा करने के बाद वो प्रभाषण भी अपने देता है और लोगों की इस चीज़ के ऊपर कायल करता है कि आप लोगों ने इंडिया की प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करनी है, बाहर की कंपनियों को बैन करवाना है। जो उनका चल रहा था वही सब कुछ वो देता रहता है और साथ में वो एक पार्टी भी बना लेते हैं। अब होता कुछ यूँ है, वो 3 ज़िलों में लगातार भाषण दे के आखिरी ज़िले में जा रहा होता है कि उसको पसीना आना शुरू हो जाता है गाड़ी में। तो उसका जो ड्राइवर होता है वो पूछता है, सर आपको कोई प्रॉब्लम है? वो कहता है नहीं, मुझे गैस हो गई है जिसकी वजह से ना मेरी तबीयत ख़राब है। तो जो बाबा का आश्रम होता है वहाँ पे लेके जाया जाता है उसको। खुद तो उनका आश्रम जो होता है वो हरी दीवार होता है, लेकिन ये कोई एक उनका एक और ज़िले में आश्रम होता है, वहाँ पे उसको लेके जाया जाता है। वो कहता है मैं वॉशरूम में जाना चाहता हूँ। तो राजीव साहब वॉशरूम में जाते हैं लेकिन वापस नहीं आते। अब जो उसका ड्राइवर होता है और साथी लोग होते हैं काफ़ी देर देखते हैं कि वो वॉशरूम से बाहर नहीं आया, तो वो दरवाजे को बाकी साथियों को मंगवा के, आश्रम के साथियों को मंगवा के दरवाज़ा तोड़ते हैं, अंदर जाते हैं। वो बेहोश पड़ा होता है और पसीने से लथपथ होता है। तो वो उसे कहते हैं कि हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, लेकिन इतनी देर में उसे थोड़ा सा होश आता है। वो कहता है कि नहीं, आप किसी नीम हकीम ख़तरा जान को मंगवा लें, मैं ये बाहर की मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करूँगा। तब उसकी बाबा रामदास से बात करवाई जाती। बाबा रामदास उसे समझाता है तो फिर वो हॉस्पिटल जाने के लिए राज़ी हो जाता है। हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। वहाँ पे जाके पता चलता है कि इनको दिल्ली शिफ्ट करना पड़ेगा, इनको दिल का मसला है। रात 12 बजे जनाब उनको दिल्ली शिफ्ट करने की तैयारी हो रही होती है कि पता चलता है वो तो दम तोड़ चुके हैं, मर चुके हैं। मर कैसे चुके हैं? अभी तो वो ठीक थे, जब हॉस्पिटल लाए गए तो चंगे भले थे, बस पसीने ही निकली जा रहे थे और वैसे भी मेडिसिन की तो उनको ज़रूरत नहीं थी। वो ये कहते थे कि 20 साल हो गए, मुझे कभी कोई बीमारी नहीं लगी, मैंने कभी एक गोली खा के नहीं देखी, कभी कोई मेडिसिन नहीं खाई। जब कभी सर्दी या नज़ला ज़ुकाम हो जाता हूँ तो मेथी का एक दाना अपनी उंगली से बांध लेता हूँ। इस ट्रिक का वैसे मुझे भी आज ही पता चला है, मेथी का दाना उंगली से बांधने का। जब कभी मुझे सर्दी हुई तो मैं भी मेथी का दाना अपनी उंगली से ज़रूर बांधूँगा। तो खैर, बात करने का मकसद ये है कि बाबा की मौत हो गई। अब मौत होने के बाद सुबह हर तरफ शोर मचना शुरू हो गया, राजीव की मौत हो गई। अब देखें नाजरीन, राजीव की मौत हो गई, उसका सबसे पहले तो मेडिकल होना चाहिए था, पोस्टमार्टम होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। और दूसरी बात, वो पैदाइश उसकी अलीगढ़ में थी, अलीगढ़ के इलाहाबाद में वो रहने वाला था, तो उसको अलीगढ़ में जाके अंतिम संस्कार करना चाहिए था। उतने जितने भी रिश्तेदार थे सारे अलीगढ़ आ रहे थे, उसके घर वाले सारे अलीगढ़ में ही तैयारी कर रहे थे। लेकिन पता चला जी इसके जो अंतिम संस्कार है ये बाबा रामदास के जो है हरी दीवार, इनका जो एक वो है टेंपल, वहाँ पे इसका होगा अंतिम संस्कार। पहले तो सारे इस चीज़ के ऊपर हैरान होते हैं कि ये क्या, बंदा तो हमारा था, तो अंतिम संस्कार बाबा के चरणों में होगा। खैर, फिर सारे रिश्तेदार भी मान जाते हैं, घर वाले भी मान जाते हैं, सारे हरी दीवार चले जाते हैं अंतिम संस्कार के लिए। वहाँ पे अंतिम संस्कार होता है, लेकिन लोग मांग करते हैं कि इसका पोस्टमार्टम करवाया जाए, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाता। यही बात लोगों को बताई जाती है कि दिल का दौरा पड़ा है तो मर गया है। इस वजह से लोग बाद में ये इल्ज़ाम बाबा रामदास के ऊपर लगाना शुरू कर देते हैं
किसने जानबूझ के उसे मंगवाया। चूँकि ट्रस्ट की काफ़ी ज़्यादा रकम जमा हो चुकी थी तो ये खुद हड़प करना चाहता था इसलिए, और दूसरी उसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा हो रही थी बाबा रामदास से, इसलिए इसने राजीव को जानबूझ के मरवाया। खैर सच जो भी था ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। 5000 कंपनियां भी उसके ख़िलाफ़ थी। एक दफ़ा तो यूँ हुआ था कि कंपनियों के बाईकाट में कंपनियों वालों ने गुंडे भी भेजे थे कि जाके इसको ख़त्म कर दो, तो लेकिन इसकी जान बच गई थी। गुंडों ने मार पीट करके छोड़ दिया था और उसके बाद ये हुकूमत के ख़िलाफ़ भी बोलता रहता था। और बाबा रामदास जो था उसकी भी हुकूमत से कुछ ख़ास नहीं बनती थी, वो भी हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलता था। तो एक तरफ से कह सकते हैं कि बाबा रामदास का कत्ल के पीछे कोई हाथ नहीं। दूसरा, आखिरी दफ़ा जब उसने वॉशरूम में गिरा तो तब भी बाबा रामदास के आश्रम में ही था वो, जो उसका दूसरे ज़िले में आश्रम था। तो कई ये बात बोली जा सकती है कि बाबा रामदास का इस कत्ल में हाथ नहीं। अगर हाथ होता तो वो अपने आश्रम में इसको थोड़ा मंगवाता, किसी और जगह पे जाता। तो खैर जब उसको अंतिम संस्कार करने लगे तो उसकी नाक के ऊपर खून जमा हुआ नज़र आ रहा था, उसके होंठ काले स्याह पड़ चुके थे, चेहरा भी काला स्याह पड़ चुका था और बाकी लोगों का कहना है कि जिस्म उसका पूरा काला स्याह पड़ चुका था। लेकिन जो भी था आज तक उसके कत्ल का नहीं पता चल सका कि उसको कत्ल किसी ने किया या वो हार्ट अटैक की मौत से मरा। जो भी हो ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। मुझे इजाज़त देना निगहबान।